मुझे पूरी फैमिली में निकम्मा समझते। बस मेरे पापा को कहीं ना कहीं ऐसा ट्रस्ट था कि खोटा सिक्का ये बड़ा अच्छा चलेगा, बिल्कुल। एंटिक पीस है। ये देखो, ये एक लड़का अपने गांव मधुबनी का है, गांव साइड का, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पूरा देश का नाम ऊंचा कर दिया। ये वो तो पापा को थोड़ा सा हिंट लग गया। उन्होंने बोले कौन है दिखाओ, तो बोलते ये है, आप जानते कैसे? वो बोलते मेरा बेटा है। जो एक्चुअल में एक्सपर्ट होते हैं वो पता है एक लाइन बोलते हैं, अरे यार देख लेंगे। Welcome to your show, the virtual talk show where champions share their stories beyond their games. आज हमारे साथ भारत के प्रसिद्ध एक माउंटेनियर, एक ट्रेनर जो रेस्क्यू में कैसे आपको बचा सके, एक ऑथर, भारत के प्रसिद्ध ओनर, 3 रिकॉर्ड होल्डर और पद्मश्री में नॉमिनेट किए गए हमारे साथ आज मनीष जी है। वेलकम टू द शो मनीष जी। थैंक यू। कैसे हो आप? बस बढ़िया, देख रहे हैं। तो मनीष जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका चाइल्डहुड कैसे था, कहाँ से आपने कॉलेज से स्टार्ट की हुई है, फिर उसके बाद जैसे आपने जो ट्रेनिंग आपने की हुई है, पहले हमें किसी को ट्रेन करने से पहले खुद आना चाहिए। बेसिकली जैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं, इमरजेंसी के लिए होता है, तो आपने वो कहीं कोर्स किया हुआ है, कैसे आपको इसकी नॉलेज थी? ठीक है। यहाँ कैसा मैं इनिशियल स्टार्ट करूँगा। मैं धारावी में पला बड़ा हुआ बच्चा हूँ, कोई बहुत अच्छी फैमिली से नहीं, छोड़ दो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं था, बहुत गरीब फैमिली से था। धारावी में 4x4 के घर में रहा हूँ। मैं पहले भी काफ़ी सारे इवन मेरे बुक्स में लिखा है। बिल्कुल। सो 4x4 के घर में रहा हूँ, और वहाँ जो स्ट्रगल्स है ना, वो एक कहावत है कि टफ टाइम जो होता है वो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली सच है। तो मेरी जो स्ट्रगल है ना, सुबह 5 बजे से चालू हो जाती है। हाँ जी। 5 बजे उठ के पानी के लिए लाइन लड़ना, ओके। पानी भरने के लिए लाइन लड़ना। ये जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, जो आपने देखा बिल्कुल। एक्चुअली ट्रू है। बिल्कुल। तो पानी के लिए लाइन लड़ना, लाइन में लगना, वहाँ रोज झगड़े देखते थे। जो बाथरूम होता है वो कॉमन बाथरूम होते थे चॉल्स में, जी हाँ। तो उसके लिए डब्बे लेके लाइन लगना, ये भी हमने किया है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी फैमिली फिनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मेरी जो जॉब्स की जर्नी है वो कहीं ना कहीं 7-8 से ही चालू हुई। बहुत ऑड जॉब्स करता था मैं। जैसे हमारे बाजू में एक CLI कैंपस था, सेंट्रल लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे कैंटीन होती थी, वहाँ सुबह जाता था। तो उनके लिए मैं दादर जाता था। पहले 4 बजे सुबह के दादर जाता था, सब्जी लेके था, 5-5:30 बजे तक आता था, फिर पानी भरता था, फिर अपना जो भी हाइजीन वर्क है, रेगुलर वर्क है, वो सारे करने के बाद मैं 8 बजे वहाँ CLI कैंपस पहुँचता था, और वो स्टोर ओपन करता था, और 11 बजे तक वहीं होता था। फिर वापस आता था, 12 बजे स्कूल का के लिए रेडी होता था, 1 बजे स्कूल जाता था। बस स्कूल में डेली मार खाता था, डेली पनिशमेंट मिलती थी। बिकॉज मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक छोटा बच्चा है और उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई तो Absolutely, हाँ। और पढ़ाई से लगाव था नहीं, तो और ज़्यादा बोरिंग होती थी। तो एक्चुअली स्टडी इज़ बोरिंग, सच अच्छा। बताऊं, मेरे लिए बहुत बोरिंग था। फिर भी आपने एक किताब लिख दी। वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लगे। हम लोग स्कूल में क्या होता है कि टीचर है ना, पोर्शन ख़त्म करने के चक्कर में होता है, बिल्कुल। उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते, ठीक तो है। वो बोरिंग है। और अगर आपके क्लास में बच्चे सो रहे हैं, तो मेरा मानना है वो बच्चे की गलती नहीं, वो आपकी गलती है, आपने उस टॉपिक को Absolutely। इंटरेस्टिंग नहीं बनाया। तो मुझे पनिशमेंट मिली, बहुत पनिशमेंट मिली। 8th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया। ठीक है, मैं म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ के 7 तक म्यूनसिपल में था, वर्नाकुलर मीडियम से 8 में आया। 8 में मैं फर्स्ट ईयर फेल हो गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स थे, थोड़ी सी चीज़ें टफ थी, ऐसा है। फिर 8 में फर्स्ट ईयर फेल हुआ, सेकेंड ईयर में लटक पटक के पास हो गया। फिर 9th अच्छे से गया, 10th ठीक ठाक आ गया, 11th 12th हो गए। फर्स्ट ईयर गया, फिर फेल हो गया। फर्स्ट ईयर में जब 13 में आया, फर्स्ट ईयर में फिर फेल हो गया। मतलब मैंने ग्रेजुएशन जो है मेरा 5 साल में कंप्लीट किए। अच्छा। तो ये काइंड मतलब 3 साल का कोर्स आपने 5 साल लिए। मेरी जो स्पोर्ट्स की जर्नी थी कहीं ना कहीं कॉलेज से चालू हुई थी, और ऐसा नहीं कि बहुत हैप्पी चालू हुई थी, प्रेशर में चालू हुई थी। क्योंकि मैं इतना अच्छा बच्चा नहीं था पढ़ाई वगैरह में, तो मेरे लिए 100 में से 35 लाख मार्क्स भी लाना टफ था। तो आपने सुना होगा कॉलेज में ग्रेस मार्क होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट में करो तो 10 मार्क्स आपको ग्रेस मिलते हैं, 25 मार्क्स लाना।
तो मैंने वहाँ से कराटे वगैरह सीखा। मैं बोला यार कराटे ठीक है, सीख लेते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। सीखा, बाद में 6 मंथ की जर्नी हुआ, फाइट्स वगैरह भी किए, जीता भी हारा भी। तो 6-7 महीने के बाद पता चलता है लिस्ट में कि कराटे लिस्ट में है ही। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज था मेरे लिए। देन उसके बाद फिर मेरे कराटे वाले सर का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, जो अजय चंदालिया थे। तो उन्होंने मुझे बहुत एकदम कैजुअली बोला यार ठीक है ना, दूसरा स्पोर्ट्स ले, इतने सारे स्पोर्ट्स लिस्ट में है। बोला यार क्या ले, तो बच्चे रनिंग ले ले। तो उसकी सिलेक्शन थी एथलीट की 10 किलोमीटर की, कॉलेज में मुझे याद है। तो मैंने बोला 10 किलोमीटर है ये, कैसे 100 होगा? मीटर बिल्कुल। मैंने स्कूल तक में कभी रनिंग नहीं किया। हाँ जी। मैं बोला 10 किलोमीटर क्या है, साथ में रन करेंगे। मैं लाइक ठीक है। तो और जिस दिन सिलेक्शन था तो वो तो आगे निकल गए, पीछे मैं रह गया। कैसे कैसे कंप्लीट करते 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 मरते न करते आया 10 किलोमीटर। मतलब वो पहली बार ऐसा सरप्राइज था, मुझे तो यकीन नहीं था मैं 10 किलोमीटर कर पाऊँ। बट करने के बाद जब मैं आया और आई वॉज अ लास्ट रनर, हाँ जी। 40-50 बच्चे करीब आगे थे। तो मुझे जब रैंक बता रहे हैं तो उन्होंने बोले 7 रैंक गया। और बार बोला यार इतना पीछे था मैं 7 कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने कहा कि 7 लोगों ने कंप्लीट किया, आप 7 तो पता उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि यार आपने complete किया। एटलीस्ट उस 50 में से मैं टॉप 7 में तो हूँ। आपने कंप्लीट किया, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीच में जो बस। क्विट कर जाते हैं उनको तो मान वहीं नहीं से सकते। फिर स्पोर्ट्स का मोटिवेशन आ गया, रनिंग चालू करते गए, रनिंग करते करते बाद में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं माउंटेनियरिंग वगैरह करता था। मेरे पास पैसे नहीं थे नीम में पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा वाक्य मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। नीम में 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं माउंटेनियरिंग करने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बताया मुझे एक बार। हाँ जी। बट मैं अपने दोस्तों के साथ करता रहा। तो जब मैं नीम में लास्ट टाइम गया तो वहाँ जो प्रिंसिपल साहब है, कर्नल अंशुमन साहब है, तो उनको जब मैंने बुक हैंड ओवर किया और जब उनसे काफ़ी बात हुआ तो उनको जब पता चला कि ये हमारे यहाँ इनके टी स्कूल के गेस्ट लेक्चर लेने आते हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो काफ़ी सारे रेस्क्यू के जो लेक्चर्स है वो कहीं ना कहीं मेरी जो एक्स कंपनी थी उनका बहुत बड़ा रोल था कि उसमें जो मैं नाम लेना चाहूँगा इंडियन रेस्क्यू एकेडमी, भले दे आर नाउ आर कॉम्पिटिटर, Okay. बट उनका एक प्लस पॉइंट था कि वो जो मेरी एक्स कंपनी थी उन्होंने, और उनके अंदर एक हमारे जो बहुत ही क्वालिफाइड डाइवर थे नेवी के, अमोल जाटव, जो मेरे गुरु भी हैं। हाँ जी। सो उनका बहुत बड़ा रोल था कि उसमें रेस्क्यू कोर्स को लॉन्च करना। उनका एक भरत करके वहाँ पे हैं वो, और जो कंपनी के ऑफकोर्स डायरेक्टर थे उनके द्वारा। तो ये तीनों का बड़ा रोल था। तो दे आर इंटरेस्टिंग। देखिए प्रोफेशनल अपनी जगह है बिल्कुल। बस, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि नीम में रेस्क्यू कोर्स नहीं होता था, इन्होंने उसको डेवलप करवाया। ओके। और वहाँ पे जब हमको गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाने लगे एंड दे स्टार्ट पेइंग अस। अच्छा। तो कर्नल अंशुमन सर ने कहा था कि कभी तुम यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ले सकते थे, आज देखो तुम्हारी टीम यहाँ आती है, ट्रेनिंग देती है और पैसे लेके जाए। ऐसे लेके जाते। सो दिस इज एक्चुअली बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। तो बहुत कई बार ना इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब सम इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, वो आपको वेट करना पड़ता है उसके लिए और अपने आप पे काम करना पड़ता है। इट्स अ प्रोसेस। वो धीरे 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 वो ऑटोमेटिकली ना टैलेंट ऐसी चीज़ है ना बाहर आ ही जाती है। आप कितना भी दबाओ वो आ ही जाती है। वो आपके जीन्स में, बॉन्स में। आपको पेशेंस रखना है, टफ टाइम है सीधा खड़े रहो। मेरे पापा बहुत अच्छा वर्ड्स कहते थे कि युद्ध में ना हार और जीत बाद में डिसाइड होता है, खड़ा कौन है और कब तक खड़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वाकई। एक्चुअली अब लास्ट तक खड़े हो अब जीतोगे। वाकई। ठीक है मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के पॉडकास्ट के हमारे 5 सेगमेंट है। पहला जो सेगमेंट है वो स्क्रीन शेयरिंग मोमेंट है। सेकंड जो है क्विक बाइट्स, जहाँ पे मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा। थर्ड है कि वाईफाई कन्फेशन, जहाँ पे मतलब जो अपनी चीज़ कन्फ्रेंस करना चाहते हैं आप, वो हो गया। फिर जो फोर्थ जो सेक्शन है वो है कंट्रोल जी मोमेंट, ऐसा मोमेंट जो आपको दोबारा जाके रिपीट करना चाहोगे, चाहे लेसन हो गया या कोई ऐसा थॉट हो गया जो दोबारा आपको करना चाहोगे। जो लास्ट हमारा सेगमेंट है वो लेसन, लॉग आउट विद द लेसन। तो यूथ को हम क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो ये 5 सेगमेंट है। तो शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, स्क्रीन शेयरिंग मोमेंट। तो ऐसा मोमेंट जैसे आपने बताया कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो वो जर्नी में कौन इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे आपका पेरेंट्स हो गए या फ्रेंड्स हो गया, जैसे आपने बताया कि आपके गुरु थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपको इसमें लेके आने के लिए।
तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने स्टार्ट किया कि नहीं मुझे ये करना है और ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा? सी मेरे लाइफ में ना मतलब मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो गुरु का ही रहा है। पेरेंट्स वगैरह एवरीवन वाज सेकेंडरी, मोरल सपोर्ट भले पेरेंट्स ने किया, बट आज भी मेरे लिए ना भगवान से ऊपर मेरे गुरुज हैं। और मैं मेरे एक गुरु नहीं, काफ़ी सारे गुरु हैं। मैं किसी से छोटा भी चीज़ें लर्निंग पॉइंट मिली वो भी गुरु है। तो जैसे आपने कहा कि हर किसी का एक मोमेंट होता है। तो मैं ऐसा बच्चा था ना जो सोसाइटी से हारा हुआ बच्चा, जिसको कोई अगर बोल दे कि ये करना है इससे तेरा फ़ायदा हो जाएगा, तो वो नहीं सोचता था कि उसके दिमाग में कैलकुलेशन नहीं बैठता था क्या है, बस वो करता था कि इससे फ़ायदा होगा ऐसा। तो वो मेरे गुरु जैसे चंदालिया साहब, फिर उसके बाद मेरे क्लासेस में थे अजय सिंह करके, फिर उसके बाद मेरे एक पर्सन डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर सुधीर पाटिल। वो भी मेरे गुरु थे। वो मुझे रनिंग के टाइम पे बहुत सारे टिप्स देते थे। मुझे शूज़, पहला शूज़ मुझे उन्होंने ही स्पॉन्सर किया था कि तो बेटा ये शूज़ से मत भाग, तो ये रिबॉक का उन्होंने शूज़ ला के देखा कि तुम्हारा 3-4 मिनट और अच्छा होगा। बिल्कुल, रनिंग की जर्नी स्टार्ट करते करते आप ट्रैकिंग तक Yes. पहुंच गए। तो वो हो गया। फिर ट्रैकिंग जर्नी में मेरे रोहित वर्धक करके बंदा था, उसके बाद सुहास मलगांवकर था, देन उसके बाद प्रथमेश का बड़ा रोल रहा है मेरे साथ। प्रथमेश मतलब समझिए, प्रथमेश चिंचोलकर जो था वो काफ़ी टाइम में हमने एक साथ स्पेंड किया है। काफ़ी मतलब उससे मैंने नॉट सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। तो ये वॉज अ फनी मैन, बट वो कहीं ना कहीं गुरु था मेरा। तो ये जो बंदे हैं ना, और मेरा मानना है कि गुरु जो है ना, गुरु बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है आपको। अगर आप शिष्य बन के जाओ तो आपका नसीब का जो रेखा है ना, बोलते हैं कि नसीब में ये लिखा हुआ है, वो गुरु के अंदर वो औकात है कि वो रेखा को बदल देगा। बिल्कुल, एक ये हमेशा एक गुरु ही होता है जो आपको एक आकार में चेंज कर Change देता है और करता है, आपको उसके गुण आप में शेयर कर Share देगा और करता फिर आप आगे उसी को यूटिलाइज करते हो। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लाइफ में इतने गुरु क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने कुछ दिया, हर किसी ने कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, ऐसा है। मनीष जी, मुझे तो पता है कि आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस को आप बताइए कि आपकी जो 3 रिकॉर्ड है वो कौन से हैं? जो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे, फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो केदार कांटा मैंने किया था। जनरली 12,400 हाइट है इसका, फीट है, और स्नो ट्रैक होता है। उसमें मैंने 7 घंटे, 7.5 घंटे की मेरी जर्नी रही है। 7 घंटे 25 मिनट की, 28 मिनट की मैंने कंप्लीट करके वापस आया था, जो 24 किलोमीटर है। जनरली वो ट्रैक करने को लोगों को 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फिर दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जो 13,100 फीट था। उसको मैंने 7 आवर्स 50 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया था। जो सबसे बड़ी जर्नी थी मेरी वो थी कनामो पीक, जहाँ पे जनरली गवर्नमेंट्स के रूल्स है, गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस है कि 50,000 फीट के ऊपर अगर कोई जा रहा है तो ही नीड एवरी इक्विपमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग 19,723 फीट पे हम गए बिना इक्विपमेंट के, हमने सबमिट किया और 11 घंटे 30 मिनट में हम नीचे थे। वॉज अ बिग अचीवमेंट। लोगों को 5-5 6-6 दिन लग जाते हैं वो ट्रैक कंप्लीट करने में, और हमने कंप्लीट करके आए। सो ये तीनों अचीवमेंट। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मनीष जी बिहार रत्न और महाराष्ट्र के गौरव ऐसे अवार्ड इनको सम्मानित किया है। और एक और चीज़, जैसे इनको पद्मश्री में नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट होना एक अलग बात है, मिलना एक अलग बात है। मिलने वाला जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। मेरा नॉमिनेशन आईडी जो मुझे मिला था, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे, वो अगर आप डालोगे तो आज भी उसका स्टेटस जो दिखाता है वो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग दिखाता है। वो पूरा चांस हो गया था मिलने का। प्रॉब्लम एक ही हुआ कि आपने सुना होगा कि 23 में एंड में बिहार का अलायंस टूट गया था, बीजेपी और हाँ जी बिल्कुल आरजेडी का। तो इनका अलायंस टूट गया था। इन दोनों के अलायंस टूटने की वजह से प्रॉब्लम ये हुआ था कि हमारे जो डीएम थे उनका ट्रांसफ़र आ गया। और न्यू डीएम जो रिपोर्ट करने थे वो रिपोर्ट नहीं किए। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पे थोड़े डीएम के बगैर चल रहा, तो मतलब अपने पेरेंट्स के बगैर रन कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया कि आप मतलब पेरेंट्स के लिए क्या रिएक्शन था और वाइफ का कैसे? इससे बड़ा रिएक्शन मैं पेरेंट्स से बताता हूँ। हाँ जी। इससे बड़ा रिएक्शन, जब मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कंप्लीट किया था और जब उसके सर्टिफिकेशन है, मेरे पेरेंट्स जनरली वो यात्रा पे जाते हैं, कांवर लेके जाते हैं। वसंत पंचमी में जाते हैं, वो सुल्तानगंज से कांवर लेके खुले पे 105 किलोमीटर वो ट्रैक ये करते हैं, लेके वहाँ जी वॉकिंग से ज़्यादा
वैद्यनाथ धाम जाके। हाँ तो जी। वो उनका यात्रा खत्म हो गया तो वो आ रहे थे, और रास्ते में तो उनको पता ही नहीं था कि मनीष ने ये किया, और हर जगह गांव डिस्ट्रिक्ट हर जगह वो सेंसेशन फैल गया था क्योंकि न्यूज़ में दिखाने लगा था, और कॉन्स्टेंटली वो पूरा महीना बिहार के एक एक न्यूज़ में दिखा रहा था। ऐसा है, तो मुझे भी इतने सारे, मतलब मैं जब अपना इंस्टाग्राम खोला और 800 से सीधा फॉलोअर 15-16 हज़ार पहुँच जाए, तो आप समझो क्या, मैं खुद उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था कि ये क्या चल रहा है। इतने मैसेज भरे हुए, इतने सब मेल आए हुए थे लोगों के, ठीक है, और न्यूज़ पे लिंक्स ये वो पता नहीं कहाँ से, बहुत सारे मीडियाज़ के मैसेज आए हुए थे मेल कि हमको बाइट्स लेना है, इंटरव्यू लेना है। उस टाइम पे ये हुआ कि वो यात्रा करके कंप्लीट करके आ रहे थे, और ट्रेन से वो वापस गांव की तरफ रवाना हो रहे थे, जो मधुबनी हमारा गांव मैंने बताया। तो ट्रेन में वो बैठे थे, अब उनको वहाँ रास्ते में पता चल गया ऐसा था, तो उन्होंने, लोगों ने, गांव वाले लोग उनके साथ जो थे, उन्होंने पार्टी वार्टी भी मांगा, तो खाने पीने का पापा ने कहा कि आज का खाना हमारी तरफ से बच्चे के पास। तो उनको लगा रैंडमली ये करते रहता है कलाकारी, कुछ कलाकारी कर दिया इसने, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा उसके 2 महीने पहले मैंने एक अटेम्प्ट किया था और फेल हो गया था। तो मैं चुपचाप बैठ गया था, कुछ नहीं किसी को बताया। तो मैंने अटेम्प्ट किया, सक्सेस हो गया, मैं वेट किया कि मेरा सर्टिफिकेट आ जाए, क्रॉस चेक हो जाए, पूरा वेरिफिकेशन वगैरह जो होते हैं वो हो जाए, उसके बाद फिर आऊँ। तो वो होने के बाद जब आया तो मैंने अपने रिलेटिव्स वगैरह में जो मेरे क्रूज़ वगैरह थे उनको भेजा, तो वहाँ से पता नहीं कहाँ वायरल हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो ट्रेन में बैठे थे, और ट्रेन में क्या होता है, एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मोमेंट ये होता है कि वो जिसको निकम्मा समझते हैं, मुझे पूरी फैमिली में निकम्मा समझते हैं, बस मेरे पापा को कहीं ना कहीं ऐसा ट्रस्ट था कि खोटा सीख के ये बड़ा अच्छा चलेगा, बिल्कुल एंटिक पीस है। तो ट्रेन में बैठे थे, और लोग है ना हमारे गांव के सब बोलते हैं, यार ये देखो, ये एक लड़का अपने गांव मधुबनी का है, गांव से का, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पूरा देश का नाम ऊंचा कर दिया, ये वो। तो पापा को थोड़ा सा हिंट लग गया, उन्होंने बोला ये कौन है दिखाओ, तो बोलते ये है, आप जानते क्या? वो बोलते मेरा बेटा है। वो बोलते, उनको लगा कि ऐसे बोल रहा है, तो मतलब सरप्राइज होता है, बहुत सारी चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं कर सकते तुरंत। तो वो बोले नहीं फ़ोन लगाओ, पापा को बोले कि अगर आपको लगा, तो उनको लगा कि झूठ बोल रहे हैं, तो इन्होंने बोला अगर ऐसा तो आपको बात करना, मतलब बहुत पॉजिटिव है मैं। हाँ जी, हाँ। वो बोले अभी लगा, तो उन्होंने फ़ोन लगा, मैंने काट दिया। बाद में गालियाँ पड़ी। नहीं, फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया, फिर मैंने काट दिया। फिर मम्मी के फ़ोन से फ़ोन किया, बोलते मैं तुझे फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, मम्मी का फ़ोन आपने उठा लिया। तो मैंने बोला कि अरे नहीं, थोड़ा सा काम में था, तो बोलो। पापा बोलते मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वीडियो कॉल उठाओ। मैंने वीडियो कॉल उठाया, और उन्होंने देखा पीछे उनके इतने लोग खड़े थे, एंड दे वाज, अरे आया वो, पापा को बात ही नहीं करने थे। अच्छा। फिर मैं बोला मैं रखता हूँ, मैं कहीं हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर जब मुझे बाद में पता चला कि वो पूरी जर्नी जो उनकी थी ना, वो पूरे डब्बे में बात फैल गई थी, सब उनके पास आके बैठे हैं, ये यहाँ से, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि यार इस बंदे ने मतलब नाम रोशन कर दिया, ऐसा। वो उनको बहुत अलग वाली फीलिंग आ रही थी। तो एक और चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मनीष जी ने तो ऊंचाइयाँ बहुत अचीव कर चुके हैं, बट इनका जो मकसद है कि जो यूथ है, यूथ को ट्रेनिंग देते हैं, कमांडो ट्रेनिंग हो गई, फिजिकल, मेंटली, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं, सो दैट वो एसएसबी इंटरव्यू हो गया या यूपीएससी इंटरव्यू हो गया या फिर फौज का, उसमें सिलेक्शन उनका हो जाए। तो मैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे इनके स्टूडेंट ऐसे, इनके जो कैंप्स वगैरह होते हैं उसमें होके उन्होंने क्वालिफाइड किया है और वो निकाले भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे मतलब आपने क्या सोचा कि मैंने तो नहीं किया, बट मुझे किसी को तो अचीव करवाना है। ये रीज़न नहीं था एक्चुअली, रीज़न कुछ और था, बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न था। लॉकडाउन के पहले एक हादसा हुआ था सूरत में, आपने सुना होगा, मैंने अपने बुक में भी जिक्र किया। हाँ जी। सो वो हादसा जब हुआ, सूरत में नीट प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे। हाँ जी। और उसमें आग लग गई थी, और बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चे जंप कर गए 3 माले से, उसमें चले गए, किसी का हाथ पर 22 बच्चे डेथ हो गए। तो जब मैंने थोड़ा सा उसको खगानना स्टार्ट किया ना, तो उस इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी सारे देखे, तो पेरेंट्स गाली दे रहे प्रशासन को, ये वो ऐसे। तो मैंने खगानना स्टार्ट किया कि यार ये हुआ क्यों, हम लोग पेरेंट्स बोल रहे कि सेफ्टी नॉर्म फॉलो नहीं की, ये देखिए। बट मेरा एक बहुत ब्लंट क्वेश्चन था उस टाइम पे पेरेंट्स से, हाँ जी, कि एज अ पेरेंट्स आपने क्या किया? आपको लगा कि आपके बच्चे को डांस सिखाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हॉबीज को वृत्ति में। आपके बच्चे को सिंगिंग सिखाना चाहिए, बहुत। मैं किसी को या अपोज नहीं कर रहा हूँ कि सिंगिंग गलत है, डांस गलत है, बट मेरा मानना है इस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैटर करता है, हॉबीज से ज़्यादा प्रायोरिटी।
आपको बच्चे को स्विमिंग सिखाना चाहिए, आपको बच्चे को फर्स्ट एड सिखाना चाहिए, आपके बच्चों को सर्वाइवल आनी चाहिए। बिल्कुल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जब वो सेंस देखा ना, तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पता किया, स्टडी किया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि हम लोग गवर्नमेंट्स पे ब्लेम डाल रहे हैं, सरकार ये कर रहे हैं, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं, सब सही है, बट एज अ पेरेंट्स आपने क्या किया? बिल्कुल। आपको लगा कि सिंगिंग क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, डांसिंग है, हॉबीज क्लासेस इंपॉर्टेंट है, बट आप समझिए आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। आप सर्वाइवल अपने बच्चों को सिखाइए, आप अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाइए, आप अपने बच्चों को फर्स्ट एड सिखाइए। ये चीज़ें ऐसी है ना कि उनकी ज़िंदगी बचाएगी। अगर ज़िंदगी बची ना, वो आज ना कल कमा लेंगे, टैलेंट कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ज़िंदगी नहीं होगी तो क्या करोगे? वहीं से ये जो जर्नी है कमांडो ट्रेनिंग स्कूल की चालू है। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए, बच्चे डिप्रेशन में हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड हुए लॉकडाउन। बिल्कुल। डिप्रेशन में हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। मतलब हम इतने वीक हो गए हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब डिप्रेशन वर्ड्स आया कहाँ से? बिल्कुल। हमारे टाइम तो नहीं होता बिल्कुल, था। हमारे टाइम तो बिल्कुल नहीं हमारा होता। हम कभी आज भी अगर हम अपने माँ बाप के सामने बोलते हैं डिप्रेशन है, वो पहले पूछे ये क्या कौन है? सी बीमारी है? और ज़्यादा अगर है तो भूत उतारने के लिए उनके पास झाड़ू गए, बिल्कुल। तो वो डिप्रेशन का असली इलाज था। हाँ जी। तो हमने अपने बच्चों को इतना कमज़ोर बना दिया है, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है इम्पोर्टेंस क्या है। बट एक और चीज़ है मनीषी, जैसे आपने ये ट्रेनिंग कैंप्स को स्टार्ट किया है, तो मुझे पता चला है कि आप जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते, आप उनको बहुत मिनिमल या तो फ्री में आप उनको मैंने कई सारे बच्चों को फ्री में करवाया, और उन्होंने इंटरव्यूज क्रैक भी किया है। और बाद में देखिए उसमें बहुत सारा क्रेडिट्स है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे जो मेन ट्रेनर थे, हाँ जी। प्रवीण देवतिया, ही एक्स मार्कोस यूनूस और बिल्कुल। है। उस बंदे का बहुत बड़ा रोल इसलिए रहा है कि उसने कभी मुझसे पैसे डिमांड नहीं की कि मनीष मेरे को इतना पैसे चाहिए। ओके। उनका अच्छा, सपोर्ट वो भी आपके साथ ट्रेनिंग करवाते? ऑफकोर्स, ठीक है, जाने आने का टिकट मिल जाए ना, बोला हाँ वो उतना करवा देंगे। तो वो आए, ट्रेनिंग किए, तो उनको भी ऐसा लगा कि यार दिस अगेन देश सेवा, कि हम लोग आज के यूथ को शेप में ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा देश सेवा है। बिल्कुल। जैसे आज देख लो कि जितने भी यूथ है, हाँ। अपना बहुत ज़्यादा टाइम उनका स्क्रीन टाइमिंग में जा रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। बट मतलब एक जो मैं नज़रिया देखता हूँ कि बहुत सारे यूथ इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह में हैं, और जब आप जैसे फॉलोअर्स को देखता हूँ, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जैसे आप हो गए, मेरा अपना और जगह मैं बहुत active सारे- नहीं हूँ। हाँ जी, बट जितने भी हो, मैं जब देखता हूँ कि ये ट्रेनिंग कैंप है, वो ट्रेनिंग कैंप है, उसमें भी 100-150 बच्चे हैं, तो वो यूथ को देखता हूँ, ये यूथ को देखता हूँ, तो मेरा एकदम नजरिया चेंज होता है। मुझे ऐसा लगता है नहीं, आज भी यूथ हमारे है जो देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पूरे यूथ के लिए। ये ट्रेनिंग करने के पीछे ना फोकस बहुत सिंपल था कि हमको डिफेंस के लिए ट्रेन नहीं करना है। हाँ जी। हमको एक नॉर्मल आदमी को सर्वाइवल सिखाना है, उसको चीज़ें बताना है कि कहीं बाढ़ आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, कहीं भूकंप आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, कहीं भगदड़ मच जाए तो तुम्हें क्या करना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि हैज़ अ बेसिक एक नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल रेस्क्यू करना चाहिए, तो नॉर्मल कैसे होता है कि हमें छोटी मोटी ट्रेनिंग कॉर्पोरेट में भी बताई जाती है, स्कूल में भी बताई जाती है, एनसीसी में भी गाइड किया जाता है, बट आपकी नज़रिए से ऐसा एक पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए बेसिक क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आप सेल्फ रेस्क्यू करना सीख लो। बिल्कुल। दूसरों को बचाने से कोई मतलब नहीं, आप अगर अपने आप को बचा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे किसी भी इंसान से ये कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि वो दूसरे को बचाए। अगर वो दूसरे को बचा रहा है तो वो लेजेंड है। हाँ जी। वो अपने आप को बचा ले, ये बहुत बड़ी बात है। अगर क्योंकि डिजास्टर में क्या होता है पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या होता है, जब डिजास्टर स्टार्ट होता है हाँ जी। तो हमारे में कहा जाता है फर्स्ट 15 मिनट इज अ प्लैटिनम आवर्स। ओके। उसके बाद 30 मिनट्स, उसके बाद जो 15 मिनट्स आएगा वो गोल्ड आवर्स होंगे। हाँ जी। उसके बाद 15 मिनट्स होगा वो सिल्वर आवर्स होंगे। उसके बाद 15 मिनट, मतलब वो जैसे जैसे सर्कल घूमते आएगा वो और बड़ा होते जाएगा, उसके बचने के चांसेस कम होते हैं। हम लोग डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसके थ्रेट को कम कर सकते हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि बाढ़ आने वाला है, मैं क्यों रुकूं? अगर गवर्नमेंट आज हमारी IMD इतनी अच्छी काम कर रही है, मैं आपको बताऊँ, लोग 3-4 साल पहले तक है ना, लोग मीम बनाते थे, मजाक उड़ाते थे कि जिस दिन बारिश बोल रहे उस दिन आती नहीं। राइट। हमारी IMD लास्ट 4-5 साल से इतना बेहतरीन काम कर रही है। मैं कॉन्फ्रेंस बैठा हूँ उनके, हाँ जी। इतने अच्छे सर्विलेंस, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स, इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतने पैसे खर्च कर रही है गवर्नमेंट। आई वॉज वेरी सरप्राइज।
उनके जो आपको मैसेज आ जाता है हाँ कि 24 आवर्स बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी Satellites है ना। उसको लोग है ना नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे बिल्कुल। पहले ना उसको सीरियस लेना सीखिए। मैं लोगों को बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ना बैन करती है बारिश में कि ये वाटरफॉल नहीं जाना, हाँ जी। ये आज बारिश ज़्यादा है, उसी दिन सबसे ज़्यादा जाएंगे। राइट। ऐसा है, आप चैलेंज कर रहे हो क्लाइमेट को। डिजास्टर ऐसी चीज़ है कि चैलेंज करने की बिल्कुल। कभी नहीं। फौज में अगर कोई बंदा फौज में है और अगर हम वहाँ सर्व कर रहे हैं कश्मीर में, तो ये वर्ड बोला जाता है कि बॉर्डर के उस पार जो बैठा है ना वो सेकेंडरी दुश्मन है। हाँ जी। ये जो क्लाइमेट है ना ये प्राइमरी बहुत दुश्मन है। बिल्कुल। इससे हम लड़ नहीं सकते, इससे बच सकते हैं। तो यही चीज़ डिजास्टर में, डिजास्टर सबसे पहले ना हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है ना। आज भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि डिजास्टर इज जस्ट अ पार्ट बिल्कुल ऑफ सिस्टम। नहीं, डिजास्टर ऐसी चीज़ है, अगर हमने आज भी उस पर ध्यान नहीं दिया, और ये सारे डिजास्टर है ना कहीं इसमें वो दिखता है नेचुरल डिजास्टर। पंजाब में फ्लड आया में दिखता है डिजास्टर नेचुरल, बट इट्स अ मेन मेड डिजास्टर्स। हमने क्या किया? राइट। हमने क्या किया? हम आज जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हाईवे सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है, नेसेसरी है, सब कुछ है, ठीक है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जोशीमठ पूरा गांव का गांव खाली हो गया, आपको पता है? बिल्कुल। हाँ जी। वैसा है। बिल्कुल। हम लोग रावल वैली बहुत एवरीथिंग वी आर डूइंग। पंजाब का है नीचे, जिस टाइम पे पंजाब है ना उसके एक हफ्ते मतलब 1 महीने पहले हम कश्मीर एसडीआरएफ को ट्रेन कर रहे थे। ओके। अमरनाथ यात्रा चालू थी, बिल्कुल। अमरनाथ यात्रा के लिए भी हमने थोड़े बहुत ट्रेनिंग वगैरह दिए, काम किए, ठीक है। वहाँ से जो पानी आया कहाँ आएगा? पहले पंजाब। बिल्कुल। उत्तराखंड में बाढ़ आया, वो भी ऊपर है। हिमाचल में बाढ़ आया, कहाँ पे आएगा पानी? नीचे आएगा। नीचे आएगा, ठीक है, डेफिनेटली। पंजाब समतल है, हाँ जी, वो हाइट पे कहीं ना कहीं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ जो डिजास्टर हो रहा है उसका प्रॉब्लम्स यहाँ पे नीचे आ रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा, और वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हम नीचे वाले लोग हैं। बिल्कुल। ऐसा तो मनीष जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट है वहाँ की, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो वो अपनी आर्म फोर्स को या कोई भी फोर्स को ट्रेन नहीं करते कि इससे कैसे आप रेस्क्यू कर सके, आप क्या प्रिपेयर बात कर है? सके? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ें हमने यही गैप फाइंड किया बिल्कुल। कि देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। हाँ जी। क्या होता है, एनडीआरएफ जो है ये पैरामिलिट्री है, राइट। ठीक है, दे आर वेल इक्विप्ड, एवरीथिंग इज गुड। हाँ जी। हमारी आर्म फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वेल नॉलेजेबल। बट प्रॉब्लम्स क्या पता है, अगर हम अपने फोर्स को बुला के डिजास्टर संभालने के लिए बिठा दें, आपको पता है हमारे नेबर्स बिल्कुल कैसे हाँ जी, हैं? बिल्कुल, ये बात तो वैसे सही है। आप नेबर सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपके नेबर्स हैं, समझ रहे हो? आप सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, घर नहीं है ना कि हमारे नेबर्स खराब है हमने स्विच कर दिया। कंट्री है तो आपके नेबर्स, तो वहाँ के फोर्स को आप उठा के इंटरनल मैटर के लिए नहीं यूज़ कर सकते, राइट। वहाँ का थ्रेट बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, तो एक एनडीआरएफ का संगठन हुआ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल, जिसमें पैरामिलिट्री के जवान आते हैं, बीएसएफ से, एसएसबी से आते हैं, सशस्त्र सीमा बल से, फिर उसके बाद सीआरपी के आते हैं, सीआरपीएफ के आते हैं, सीआईएसएफ के आते हैं। सारे ये जवान आते हैं, 5-5 साल के लिए डेपुटेशन पे आते हैं, सर्व करते हैं, बाद में वो वापस अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो जब 5 साल के आ जाते हैं उनको लड़ाई लड़ना सिखाया जाएगा। डिजास्टर्स के टाइप पे जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा इश्यूज रहा है वो फ्लड। बिल्कुल। लास्ट कुछ सालों में फ्लड ने जो नज़रिया बदला है लोगों का, जो तबाही मचाई है इस देश में। और मैंने ये चीज़ भी देखी है कि उस पर कोई गौर भी नहीं करता। जैसे बिहार हो गया, बिहार का हो गया कि एवरी ईयर वहाँ पे बाढ़ आती है, बट नेशनल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि कहीं हाईलाइट नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर रीजन ऐसे हो गया ना कि वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्पैक्ट हो गई है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो पूरे इम्पैक्ट हो चुके हैं, उसको काफ़ी टाइम लगता है रिकवर होने के लिए। तो ये मैंने देखा कि मैं, हालांकि जैसे मेरे न्यूज़ पढ़ने का बहुत आदत है, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम बिहार में होता है, साउथ में बहुत देखिए सारा बिहार का मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है बिहार का, बिकॉज मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं चीज़ों को वहाँ थोड़ा ज़्यादा समझता हूँ एक नॉर्मल आदमी से। हाँ, मेरे से भी ज़्यादा बिहार के लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, बिहार में प्रॉब्लम्स क्या पता है कि वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा। वहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने मान लिया है कि हमको इसको नहीं सुधारना है। ओके। और वहाँ के लोगों ने भी मान लिया है कि ये इससे ज़्यादा बेटर हो नहीं सकता। मेरा मानना है कि जब तक जनता क्वेश्चन करना नहीं सीखेगी तब तक लीडर्स अकाउंटेबल नहीं होंगे। ओके। बिहार में अब जो हमारा क्षेत्र है मधुबनी, यहाँ बहुत
ठीक है। नीचे का जो क्षेत्र है, जो भोजपुर एरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ सूखा है, ऐसा है। ऊपर बाढ़ और बीच में पानी जमा हो, बिल्कुल, हाँ जी। अगर इसको मैनेज किया जाए ना, जहाँ सूखा है वहाँ अगर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाए, पूरा प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन हमने क्या किया, इंटरनेशनल इश्यूज है, नेपाल पानी छोड़ देता है कोसी में, राइट। अरे मतलब आप 21st सेंचुरी में इतने टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हो रही है, हर एक चीज़ हो रही है, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है। आज हिमाचल में आपने कभी देखा है, जो ऊपर से रिवर्स बहते हैं, इंडस, फिर रावी, जो आपके हाँ जी, हाँ जी, पंजाब। इसको किस हिसाब से डाइवर्ट किया गया है, बहुत प्यारे तरीके से डाइवर्ट किया। उन्होंने इतने पानी थे वहाँ कि उन्होंने उसको स्टोर करके, आज हिमाचल अकेला एक ऐसा स्टेट है जो 7 स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है। आप नहीं कर सकते, आपको ये आपदा में अवसर वाला हिसाब किताब है, Right. आपको ढूंढना चाहिए चीज़ें। हाँ। आपने यहाँ पर डैम बना दिया, यहाँ एक कोसी योजना, एक ये योजना, सब बनाने वाली बात है। तो ऐसा है। तो मनीष जी, सेकंड सेगमेंट पे हम लोग चलते हैं, जो है क्विक बाइट्स रैपिड फायर क्वेश्चन। तो बेसिकली अगेन वो मैं पूछना चाहूँगा कि मैराथन आपको पसंद है या सेकंड थिंग जो ट्रैकिंग, दोनों भी सही? माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग, ओके। हाइट इज माई लव। अच्छा, बिल्कुल। और अगर आप देखोगे तो जैसे ब्रेकफास्ट में आप क्या प्रेफर करते हो, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? देसी खाना, कुछ भी मिल जाए, इडली मिल जाए, पराठे मिल जाए, देसी। ओके। आपके बुक के अलावा कौन सी दूसरी ऐसे ऑथर की बुक आपने पढ़ी हो या आपको मोटिवेट करती हो? बहुत सारे हैं, जैसे कोई एक? मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादातर ना आर्म फोर्स वगैरह की ज़्यादा पढ़ाई, मतलब बुक्स मुझे अच्छे लगते हैं। मेहनत करते जाओ, कंसिस्टेंसी रखते जाओ। और मैंने मेरे लाइफ में ना एक बहुत सिंपल सा रूल बनाया, एक अपने आप में बोला, कंसिस्टेंसी सीखी। मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी, वो मैंने वहीं से सीखा। और आपकी एक मैराथन ड्रीम रन जो आपने की है और आपने अचीव की हुई है? मैंने प्रवीण तेवतिया सर के साथ किया था, दिल्ली से मुंबई 15 दिन में 1500 किलोमीटर। जो कुछ कारणों की वजह से वो बीच में हम लोग को, क्योंकि उनको थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था, छोटे मोटे, आपको इंडियन रोड्स पता है। हाँ जी। तो हम लोग को फिर बाद में उन्होंने साइकिलिंग किया, तब मैं गाड़ी में बैठ गया। बट वो आधी दूरी मैंने उनके साथ किया, बट वो ड्रीम है, फिर से हम लोग एक साथ आए और फिर से वो 1500 दिन में 1500 किलोमीटर कर रहे। और वो हो गए एक दिन में 100 किलोमीटर? एक दिन में 100 किलोमीटर, वो एवरेज था, बहुत अच्छा कर रहे थे। हमने 800-900 किलोमीटर दौड़ भी लिया था। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। गुजरात एंट्री किया, गुजरात एंट्री करने के पहले वो इशू हो गया, चोट वोट लग गई इनमें। एक वर्ड जो डिस्क्राइब करता है आपको टुवर्ड्स आपकी माउंटेनियरिंग जर्नी में? नो आइडिया। लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट मुझे लगता है वो वर्ड्स अभी भी कम हैं, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि माझी के बाद आप दूसरे बंदे हो जो देखिए, वो माउंटेन माझी के साहब अचीव बहुत कर रहे बड़े हैं। यार, वो कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, हम उनके सामने उनके बच्चे, अगर उनके बच्चे भी बन जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, बहुत है। ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली। एक ड्रीम पीक जो आप अचीव करना चाहते हो? माउंट एवरेस्ट। और उसमें भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कर? नहीं, उसमें अगर सबमिट हो जाए, सबसे पहले स्पॉन्सर ढूंढ लो। 40-45 लाख रुपए खर्चा करना इज नॉट इजी थिंग्स। तो बट है, वो है बकेट लिस्ट में। 2 चीज़ें बाकी है, एक तो आयरन मैन की जर्नी बाकी है, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि 1-2 साल से ब्रेक चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दूर हो गया मैं स्पोर्ट्स से। और एक माउंट एवरेस्ट, और ये तीसरा, ये तो हम कभी भी गए नहीं दिल्ली में। बिल्कुल। तो थर्ड सेगमेंट के पास हम चलते हैं, जो है वाईफाई कन्फेशन मूवमेंट। तो मनीष जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेगमेंट है बेसिकली आपको कन्फेस कर रहा है। तो फर्स्ट ये है कि जब आप ट्रैक कर रहे थे, कभी ऐसा मोमेंट आया कि वहाँ पर आपको जाके डर लगा और आपको लगा कि यार मैंने गलती कर दी? क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग कनामो पिक चढ़ रहे थे, तो मेरे साथ टीम थी, जिसमें मेरे स्टूडेंट ही थे, कमांडो ट्रेन स्कूल के स्टूडेंट थे 2-3। उसमें एक बहुत यंगेस्ट लड़का था, पार्क तक के, वो बहुत मतलब अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, उस टाइप पे हार्डली इज़ 19 और 21 ईयर्स ओल्ड। अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है। उसने मेरे ख्याल से शायद टफेस्ट चीज़ें देखी भी नहीं होंगी। जब हम लोग ऊपर चढ़े ना, तो उसने कुछ स्केलेटन देख लिए, ह्यूमन स्केलेटन।
हाँ तो जब आप इतने हाइट पे जाते हो ना, बिल्कुल। बहुत कॉमन है कि मर गया उसको कोई उठा के भी नहीं लाता। तो कहीं ना कहीं वो बहुत निगेटिव हो गया और वो थोड़ा सा रोने भी लगा, मतलब थोड़ा सा है, तो मैंने उसे वर्क किया और मुझे वहाँ पे थोड़ा सा डर भी लगा कि यार कि गलती कर दी समथिंग आपने। इज़ रॉन्ग, मतलब जी। मैं अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या हो। लेकिन वो ही इज़ एक्चुअली ब्रेव गाय। तो जब मैंने उसे वर्क किया और कहा कि बेटा मैं तुझे ले गया हूँ, जिंदा लेके मैं जाऊँगा सान, तो भी वो थोड़ा सा एकदम था। बट एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि जब आपको, और जब वहाँ मौसम अचानक ख़राब हो जाते हैं, आप एक बार 14-15 हज़ार फीट पे जाओ ना, आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं होता। बिल्कुल। पाँच मतलब विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि इतनी दूरी पे हम नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल। आवाज़ ऐसा लगा था बहुत दूर से आ रही है हवा से, तो डर लगता है कि यार कोई प्लस माइनस हो गया तो क्या होगा। और ये बच्चे हैं, समझ रहे हैं? ये बच्चे, ये इनके पेरेंट्स ने मेरे भरोसे छोड़ा है, ठीक है। लेकिन वो फिर आने के बाद जब सब माहौल हुआ तो मैंने ये सब चीज़ कभी किसी को बताया नहीं। बट लास्ट टाइम मैंने शायद जो स्टॉक में मैंने ये कहा था ये चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ था, और वो थोड़ा सा मुझे उस दिन थोड़ा सा लगा कि यार बट स्टिल रिस्क है। आप तो इतनी ऊंचाई पे जाते हो, ठीक है, और उतनी ऊंचाई पे तो आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसे अचीव करना है, ये पीक पे जाना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं केदारनाथ ट्रैक पे गया था, मैंने अपनी आंखों से लैंडस्लाइड होते देखा हुआ है, पहाड़ गिरते देखा हुआ है, और मेरे सामने ही गाड़ी नीचे गिरती हुई देखी हुई है। उसके बाद Very 10 common. मिनट तक तो ऐसे होता कि हमारे पैर कांप रहे थे। आप ऊपर जाके देख रहे थे तो हाँ। आपके तो फिर वो जिंदा दिल्ली में बात हो गई कि आपने अचीव देखो कर मैं लिया। फिर भी वही गई हूँ कि अगर मेरे सामने शायद वो गाड़ी गिरी तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। मेरे गाड़ी में हमेशा रोप होते हैं, मेरे गाड़ी में हमेशा फर्स्ट एड किट, बड़ा वाला फर्स्ट एड किट होता है। तो मैं एक लाइफ जैकेट हमेशा होता है, मैं हमेशा रखता हूँ कि आई नेवर नो कभी मेरे सामने ऐसी चीज़ें हो गई। मैं ट्रेन हूँ लेकिन इक्विपमेंट की वजह से कहीं मिस कर गया तो शायद अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ। क्योंकि मेरा एक मानना है कि यार एक बंदा ट्रेन नहीं है ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप उस चीज़ उसको आपको आता है और उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सबसे बड़े गुनाहगार हो। ओके। क्योंकि भगवान ने वो स्किल आपको दिया, आपने उसके लिए मेहनत किया है, उसका रिजल्ट देने का टाइम है तब आप फेल कर गए। ठीक है मनीष जी, एक ऐसी वीकनेस जो अभी भी आपको लगता है कि वो मुझे अभी भी उसके ऊपर काम करना है। नो वन इज़ परफेक्ट, हाँ जी। और मेरे जैसे इंसान तो जरा भी नहीं हो। लेकिन बहुत सारी वीकनेस है जिसमें काम करना है लोगों को। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल चीज़ एक साथ मैं अगर करने जाऊँ ना तो भसड़ मच जाए। तो थोड़ा सा, और कहीं ना माइंडसेट जो है, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मैंने कमिटमेंट कर दी इसको, मैं अगर मैं मुझे कहीं किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं और कमिट कर, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कर देता हूँ कमिटमेंट, ये हो जाता है फिर बाद में मुझे पता चलता है मैंने गलत कमिटमेंट कर दी है, मेरे औकात से बाहर है। बिल्कुल ऐसा है। बट फिर भी उसका प्लस पॉइंट ये है कि मैं कमिटमेंट करने के बाद उसको हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अब कर दी तो करूँगा, लेकिन वो पसंद मच जाती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कभी कभी ओवर हाइप कमिटमेंट कर देता हूँ। अच्छा। ऐसा ये मुझे ये आपका वीकनेस मुझे जो है वो feel होता है कभी। ओवरकम करना फिर बाद में जब मैं कैलकुलेट करता हूँ ना तो मुझे लगता है यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऐसा ये मुझे नुकसान भी हुआ इससे, और कहीं कहीं बहुत पॉजिटिव अप्रोच भी हुआ इससे। बिल्कुल। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा नुकसान हुआ है, बट पॉजिटिव अप्रोच भी काफ़ी हुआ इससे। ठीक है मनीष जी, तो लास्ट जो हमारा सेकंड लास्ट सेगमेंट है वो कंट्रोल Z मोमेंट है। आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हुई है जो आपको लगता है कि मैं वो वहाँ पे जाके उसको डिलीट कर दूँ और मैं दोबारा उसको कुछ अच्छे तरीके से कर सकता हूँ? कुछ ऐसी गलत डिसीजन लिया था मैंने, मुझे लगता है बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट क्या होता है जब आप खाली बैठे होते हैं ना घर में, तो कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर प्रेशर होता है काम के, ये वो लॉकडाउन था तो मेरे पास एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए थे जहाँ पे, जो कि इलीगल है मैं मानता हूँ, हाँ जी। भर्ती वगैरह, जहाँ पे मैंने किसी पे ट्रस्ट करके, क्योंकि वो भी आर्म फोर्स से था, किसी पे ट्रस्ट करके मैंने कुछ बच्चों के पैसे लगवा दिए थे। अच्छा। वो नहीं लगवाना चाहिए था, वो मेरे भरोसे उन्होंने पैसे लगा दिए थे। उसमें से कुछों की मैंने भरपाई कर दी जिनको बहुत ज़्यादा ओके। और कुछ की बाकी है, क्योंकि मेरी जितनी औकात थी मैंने कर दी। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि वो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो सिस्टमेटिक हो, भले वो सिस्टम गलत हो कुछ भी हो, हाँ जी। बट आप सिस्टमेटिक करो उसको। बिल्कुल ऐसा है, तो वो मैंने गलत किया और मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं वो मोमेंट अगर हो तो, क्योंकि
यार बहुत मेहनत से लोग पैसे बनाते हैं, राइट, समझ रहे हो, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। बिल्कुल। ऐसा है, तो वो थोड़ा सा मेरे को कभी कभी फील होता है कि यार वो चीज़ें गड़बड़ हो गई। ठीक है मनीष जी, लास्ट सेगमेंट जो हमारा है, लॉग आउट विद लेसन। तो हमारे यूथ और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर आप ये चीज़ में जा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आर्म फोर्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, या कोई आप सिविलियन हो तो आपको रेस्क्यू क्या करना है, एक मोटिवेशन आप मैसेज दे सकते हो बिफोर आप। हाँ सी मेरा मानना है, बहुत सिंपली चीज़ें बताता हूँ, हर किसी की अपनी एक फाइट है, हर किसी का अपना एक ड्रीम है, ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्या होता है आर्म फोर्स हो या एक नॉर्मल सा इंटरव्यू हो, आप प्रिपरेशन किसी और चीज़ की करते हो, क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है। तो मेरा मानना है कि बी ए कैपेबल, कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको टैकल कर लोगे। तो एक बहुत सुंदर सा वर्ड है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को, जो अच्छे लोग होते हैं प्रिपेयर करते हैं, जो एक्चुअल में एक्सपर्ट होते हैं वो पता है एक लाइन बोलते हैं, अरे यार देख लेंगे। बिल्कुल। सो ये जो एटीट्यूड जिसके अंदर है एक पॉजिटिव बॉस, वो मतलब कहीं हार नहीं मानेगा। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उसको उतना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कि वो टैकल कर लेगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिपरेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन एंड प्रोसेस पे यकीन करो। बी इन प्रोसेस, आज मेहनत करो, कल रिजल्ट नहीं आएगा, 1 साल बाद नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा। कंसिस्टेंसी इज़ अ की, और प्रोसेस पे काम करो। वाकई आपने जो ये लास्ट के 3 वर्ड्स बोले हैं, एक तो डिसिप्लिन, सेकंड प्रोसेस जो आपका है वो कंसिस्टेंटली रखना है, और थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो बिलीव। जो जब आप ये तीनों वर्ड को आप मर्ज करोगे और आप उसको लेके चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपको मिलेगी। अब कुछ मुझे लगता है मेरे जैसे बंदे का बहुत अच्छा हो गया यार, गधे इंसान। मैं गधा ही था एक्चुअली, मुझे कभी कभी खुद पे भी डाउट होता था कि पहले ऐसा लगता था कि 10,000 की नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए, मतलब आज वो इस तरह की सोच होते थे। ऐसा है, तो क्यों पता था कि पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ग्रेजुएशन होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगर अच्छा कर लिया लाइफ में ना, तो कोई भी कर सकता है। और अपने आप पे ट्रस्ट रखो। देखो बहुत लोग घाई करते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी यूथ में आजकल प्रॉब्लम क्या पता है, बहुत जल्दी घाई करने की आदत है। मेरे अंदर भी था, मैं भी जब 18, 20, 22 साल, 24 साल तक मैं भी बहुत घाई करता था। फिर 24 साल के बाद मुझे लगा कि यार ठीक है, फैमिली है, सब कुछ है, काम तो करना पड़ेगा, सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा काम किया, ड्रीम्स साइड में है, ड्रीम्स के ऊपर थोड़े से टाइम निकाले। हाँ जी, करते गया सब कुछ धीरे धीरे करते करते, मतलब टुडे वी आर ऑन दैट लेवल। तो और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पास 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है ना, हाँ जी, तो आपको कोई काट नहीं सकता। ये बात तो है। ऐसा, और वो 20 साल का एक्सपीरियंस है ना, जब आप बात करोगे तो आप कॉन्फिडेंस नहीं, आप एक्सपीरियंस पे बात करो। एक्सपीरियंस पे बात है। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, और वो जो बंदा है ना सामने, जो बंदा है जिससे आप बात करो या कुछ चीज़ों की घाई करो, कोई भी अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, जो बंदा है वो 40 साल कॉर्पोरेट में, 40 साल कहीं भी कुछ भी, वो उतना टाइम दे के आया यार, वो उसी प्रोसेस से गुजरा है, तो उसको पता है ये बंदा बोल तो रहा है लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप 10 साल 15 साल के बाद आप रियलिटी पे बात करते हो, एक हाइप की बजाय एक रियलिटी पे बात करते हो, और वो ऑथेंटिकेशन जो आता है उससे चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच मनीष जी, धन्यवाद। आके हमारे साथ अपनी अनसंग स्टोरी शेयर की है। बहुत बहुत ये बहुत यूज़फुल होगी हमारे लिसनर के लिए, और काफ़ी मोटिवेशनल भी होगी। जैसे आपने बताया कि एक आप धारावी से एक नॉर्मल डाउन लेवल से आप बोल सकते हो एक पीक लेवल तक है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक रिकॉर्ड है। आप महाराष्ट्र का गर्व हो, आप बिहार रत्न हो, और आप डेफिनेटली आज नहीं कल नहीं, बट हमारे लिए तो आप पद्मश्री अवार्डेड। अरे नहीं, ऐसे मेरे लिए पता है एक्चुअल पद्मश्री आज के डेट में क्या है कि आई एम सेविंग अ लाइफ, आई एम वर्किंग फॉर अ कंट्री। बिल्कुल, मैं पॉलिसी मेकर्स में आज बैठ रहा हूँ, ठीक है। एमपी में, मध्य प्रदेश में, आप देखो जस्ट रिसेंटली स्नेक अवेयरनेस के ऊपर पॉलिसी है। हाँ जी। वो पॉलिसी मेकर्स की टीम में मैं भी बैठा था एक पैनल में। ऐसा है,
तो मैं बैठा था, मेरी कंपनी थी, हम लोग ऑफिशियल्स थे उसमें, हाँ जी। हमें लेटर आया, सब कुछ थैंक यू लेटर आया सीएम सर। हमारी जो प्रेजेंटेशन थी वो होम सेक्रेटरीट के पास थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब उस साहब के डिजास्टर की वजह से अगर 2 लोग का भी जान बच रहा है, डेफिनेटली। मेरे लिए दैट इज अ पद्मश्री से, बिल्कुल। पद्मश्री से कम नहीं है वो, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल। वो अवार्ड्स का मुमाया मैंने बहुत पहले छोड़ दिया बिल्कुल। जब पद्मश्री नहीं मिला थोड़ा रिग्रेट हुआ, बट जब मैंने फिर अपनी जर्नी मेरी चालू हुई, अच्छे से सब चालू हुई, तो मुझे लगा कि यार एक्चुअली रियल मुझे ये वो अवार्ड्स है ना टंगे रह जाएंगे, बिल्कुल। नाम के आगे खाली वो वर्ड आएंगे। हाँ जी। ये बहुत बड़ा वर्ड है वैसा, बिल्कुल। और वो उसका रिजल्ट मिलता है सर। जब मैं नॉर्थ में कहीं घूमने जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं कोई ऐसे तीर्थ स्थान पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो आपके ट्रेन के हुए जवान जब मिलते हैं ना, हाँ जी। और वो जब फैमिली वगैरह के सामने जब देखते आते हैं, बोलते हैं सर ऐसे, वो अलग रिस्पेक्ट लेवल है, दैट वी आर। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो बुक लिखी हुई है अमेजोन में बेस्ट सेलिंग थी, तो ये नेशनल वाइड बेस्ट सेलिंग में है, सॉरी। तो क्या रीज़न था आपने जो ये बुक में अपने पूरी जो जर्नी है उसको लिखने का? क्योंकि वैसे भी वर्ड ऑफ माउथ में तो आप बहुत ही वेल नोन है, बट बुक लिखने का कैसे आपको इंटरेस्ट आया कि मुझे बुक में लिखना है कुछ? हमारी एक स्टूडेंट थी, और ठीक है, वो लास्ट टाइम कैप में आई, तो उन्होंने अपने बुक में एक पेज लिखा था ऑन ट्रेड्स करी, उसके बारे में हमारे बारे में चेक किया था, ये जो मैंने पढ़, और उसने एक्चुअली मुझे इंस्पायर किया कि सर आपकी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप करो। मैं मेरे पास ऑथर्स है, मेरे पास पब्लिशर है, ये है। पहले मुझे लगा कि फिर ना मुझे तो पहले समझ में नहीं आया था मैं क्यों लिखूँ, अब इससे क्या फायदा है। बट इस बुक को आप पढ़ोगे ना तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि एक पेरेंट्स और एक बैक बेंचर्स, ओके, इन दोनों के बीच में जो गैप है बिल्कुल वो क्या है, और उसको कम कैसे किया जा सकता है। मेरा मानना है कि बच्चे जो होते हैं, ये बास्केट है, फ्रूट का बास्केट है, उसमें अंगूर है, उसमें बनाना है, उसमें एप्पल है, उसमें पेड़ू है, सारे फल है। हर फल मीठे है, लेकिन हर किसी की अपनी ब्यूटी है, ब्यूटी ये सिर्फ बच्चों में अंदर है। तो मैं कई बार स्कूल्स में जाता हूँ ना, तो लोगों को ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि बच्चों को ज्ञान बांटेगा, बट उल्टा हो जाता है। हाँ, तो पेरेंट्स को फटका पे बैठकर, ये पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उनको लगता है मैं फेल हो गया, मेरा बच्चा भी फेल हो जाएगा। हाँ जी। अरे मैं उनको बताता हूँ कि आपका बच्चा है ना, आपका अपडेटेड वर्जन है। हाँ जी। आपने जो लाइफ में किया ना, उससे 40-50% अच्छा ही करेगा, कम नहीं करेगा। आप ब्लाइंड ट्रस्ट रखो। हाँ जी। आप हमेशा इसको टोको नहीं। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चा जिद कर रहा है, हाँ जी ठीक है तेरे से नहीं होगा, आधा आपने उधर ही मार दिया उस बच्चे ने, किया नहीं, सक्सेस हो, देखो तुझे मैंने बोला था नहीं, आपने पूरा मार दिया, अगली बार वो डरेगा करने से। मेरा मानना है जब बच्चा बोले कि ये करना, आपको लग रहा है नहीं करना, नहीं होगा, तो आप उसको बोलो कि बेटा अकेले से मत कर, मैं भी साथ में करता हूँ, फिर भी नहीं मान रहा हूँ, अकेले करना चाहता है, करने को पीछे करे। हाँ जी। सक्सेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसको बोलो बेटा कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करते हैं, दोनों जन मिल के करते हैं। आपका बच्चा का जो कॉन्फिडेंस आपके बच्चे का वो बहुत बुस्ट रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में आप उसके हीरो। हाँ जी। वो फिल्मी हीरो कब बनता है पता है? बिल्कुल, उनके नजर में वो फिल्म के हीरो कब बनते हैं, जब आप अपने आप को डिग्रेड कर देते हो कि यार मैं इतना मेहनत करके जग मरा के कमा के लाता हूँ, ये करता हूँ, अरे ये सब करने की जरूरत उसने बोला है क्या? बिल्कुल नहीं, आप उसको बताओ, आप एक्चुअल में उसको एहसास कराओ कि आप क्यों हीरो। ऐसा है, आप वो आपको हीरो की तरह, जब बच्चे पैदा होते हैं बड़े होते हैं, वो अपने पापा को हीरो की तरह देखते हैं। हम विलन बन जाते हैं, बोला जाता था कि हम खुद विलन बन जाते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों को इतना तंग कर देते हैं, विलन बन जाते हैं। आप हीरो उसके लिए, आप हीरो जैसा काम करो तो देखो फिर कभी फिल्म स्टार को हीरो नहीं समझेंगे। वाह, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, और इसका ये मैं बच्चों के लिए इसलिए लिखा कि ये जो आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स आज हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, हम डिजास्टर के ऊपर बात करते हैं, आप और मैं अब नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये ग्रास रूट लेवल से होगा। अब मेरे बच्चे को जब मैं ट्रेन करूँगा, उसको लगेगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लाइफ टाइम नहीं भूलना। और ये बहुत वही गैप उसमें कम करने की कोशिश की है कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में क्यों गैप थे। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे ही बहुत दिलचस्पी कहानियाँ या किस्से सुनने के लिए आप ये बुक को जाओ अमेजोन में, और जैसे टाइटल लिखा है द व्यू वेयर आई स्टैंड, ठीक है, मतलब मैं अपने नज़रिए से क्या देख सकता हूँ
वो आपको यहाँ पर जाके पता चलेगा। और बहुत सारे किस्से हैं जो मनीष जी ने बताए हैं, वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हर शिखर की एक कहानी होती है और मनीष जी ने हमें सिखाया है कि असली जीत पीक तक पहुंचने की नहीं, बल्कि दूसरों को उनकी चढ़ाइयों के लिए तैयार करना होता है। ये वर्चुअल टॉक की एक और इंस्पायरिंग स्टोरी थी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैंपियन और एक नई कहानी और एक नई इनसाइट के साथ। धन्यवाद।